नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियाज़ वर्ल्ड में। नए साल का ये पहला एपिसोड और हम हाजिर हैं इस चर्चा के साथ कि जो गुजरा हुआ साल था उसका असर इस आने वाले दशक पर किस तरह से पड़ेगा। साल 2020 हम सब जानते हैं कि कोरोना का जो हमला हुआ दुनिया पर, उसके लिए दुनिया तैयार नहीं थी, कोई भी देश तैयार नहीं था। विकसित देश तक इसमें ऐसा लगा कि अचानक से उनके ऊपर हमला हो गया और उनके पास कोई तैयारी नहीं थी। अर्थव्यवस्था बुरे हाल में रही। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जो अर्थव्यवस्था है वो 5.2% से घट सकती है, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी है। और वैश्विक स्तर पर जो उथल-पुथल हुई है, उससे जो दरारें पहले से ही नजर आ रही थी, वो और भी ज्यादा गहरी और ज्यादा बड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस इंडियाज़ वर्ल्ड में हम ये चर्चा करेंगे कि जो ये साल गुजरा उसका असर इस आने वाले दशक पर क्या होगा, यानी कि जो बदलते हुए ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर हैं, जो बहुपक्षीय संस्थान हैं, वो कैसे कमजोर हुए हैं। तो ग्लोबल ऑर्डर की जो बुनियाद आने वाले सालों में पड़ेगी, वो पिछले साल की या उसके पहले वाले सालों से जो ये उभरते चले आ रहे थे ट्रेंड, उसकी लेगेसी से वो उभर नहीं पाएंगे और वो ही आने वाले दशक को दिशा भी देगा। मेरे साथ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन संजय जोशी। संजय, ये पिछले साल को जब हम याद करेंगे तो जाहिर है कोविड और इसका असर जो सालों तक अभी पता चलेगा धीरे धीरे और हर क्षेत्र में पता चलेगा। तो आने वाले जो दशक है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो लोगों का कोई स्वास्थ्य हो या देश की स्वास्थ्य व्यवस्था हो। अब जो बुनियादी फैसले लिए जाएंगे इन तमाम चीजों पर भी, और ये भी सवाल रहेगा क्योंकि ये देखा गया है कि स्वास्थ्य पर ज्यादा जोर देना है, ये सवाल भी देशों के सामने है, लेकिन साथ साथ और भी ज्यादा एक असुरक्षित व्यवस्था भी नजर आ रही है। तो किस तरह का असर इस साल पर आप देखते हैं, जो पिछले साल की घटनाएं हुई जिसमें कोविड मुख्य है? नगमा जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। 2021 शुरू हो गया है और 2021 शुरू हुआ है जैसा आपने कहा कि कोविड का जो एक लंबा साया, जो कि ना सिर्फ इस वर्ष या इस दशक बल्कि लगता है कि पूरी 21वीं शताब्दी का एक तरह से दिशा निर्धारण कर सकता है। तो 2021 क्या एक नए चैप्टर की शुरुआत है या सिर्फ एक नई किताब लिखी जाने वाली है? ये अटकलों का विषय और बहुत एक विषय जिसके बारे में मैं कहूँगा चर्चा करना आवश्यक है। जैसा हम देखते आ रहे हैं, 2020 में भी हमने चर्चा की, उसके पहले भी इंडियाज़ वर्ल्ड में चर्चा की है। देखिए, 2020 आते आते विश्व शक्तियों के बीच जो शक्ति संघर्ष था, एक समय था जब शक्ति संघर्ष खत्म हो चुका था कोल्ड वॉर के बाद, लेकिन 2020 के आते आते हमने देखा, 2016, 17, 18, 19, 20 तक आते आते कि शक्ति संघर्ष अपने शीर्ष पर फिर से पहुंच गया। और 2019-20 में आते आते ट्रेड, टेक्नोलॉजी, पावर की जो एक सामरिक स्पर्धा शुरू हो गई थी चीन और अमेरिका के बीच में, वो बिल्कुल जोर देकर आगे आने लगी और ऐसा लगा कि महाशक्तियों की होड़ फिर से प्रारंभ हो गई है। ये जो एक तरफ लगने लगा कि जो एक कंपटीशन हो रहा है यूएस और चाइना के बीच में, जो पहले ट्रेड से शुरू हुआ, फिर वो टेक्नोलॉजी पर हो गया, फिर वो रीजनल स्ट्रैटेजीज पर कि कैसे दुनिया की संरचना होगी, वहां जाकर के बैठ गया। वो वास्तव में एक ऐसा संघर्ष है जो कि दो भिन्न विचारधाराओं, दो भिन्न भिन्न विकास मॉडल, जो दो भिन्न मूल्य सिस्टम्स, वैल्यू सिस्टम्स को लेकर के चल रहा है। और ये बहुत ही गहरी खाई है जो पूरे विश्व को बांट देगी। तो इसी के चलते हमने कई चीजें देखी। हमने क्वाड को भरते देखा, इंडो पैसिफिक को देखा, न्यू साउथ पॉलिसी देखी कई देशों की, अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी देखी। लेकिन दूसरी तरफ अगर नजर डालें तो ये एक बड़ा ही विचित्र सामरिक संघर्ष था। ये पहले जैसा सामरिक संघर्ष नहीं था। भाषा हालांकि सब लोग सामरिक संघर्ष की इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अगर आप इसके मूल में जाएं तो देखें जो इसमें शब्द इस्तेमाल हो रहे थे वो व्यापारिक मोलभाव और खरीद फरोख्त के हो रहे थे। सौदे की कला की बात की जा रही थी, जिस कला में कलाकारी कम, कलाबाजी ज्यादा देखने को मिलती थी। तो एक नए शब्द घुसपैठ करने लगे कूटनीति की आड़ी तिरछी लच्छेदार भाषा के बीच में।
जिसने इस सामरिक स्पर्धा के चलते एक बहुत ही एक तरह से अभूतपूर्व अनिश्चितता को जन्म दिया। और यही अनिश्चितता का जो साया है वह 2020 से लगते लगते अंततः आया 2021 में, जब हम प्रवेश कर रहे हैं। जहां तक ट्रंप की शैली का सवाल था, ये कहना सही होगा कि उनका तो यही जो विचारधारा थी, ना काहो से दोस्ती ना काहो से बैर, ट्रंप खड़ा बाजार में सबकी लेगा खैर, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, जिससे सौदा करना है कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपने दोस्तों को भी धमकी देते थे, अपने चीन को धमकी देते ही थे, तो किसी को भी धमकी देने में कभी कमी नहीं रखी, अपना मतलब बायलैटरल ढंग से हल हो जाए। तो इस तरीके से जो एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन की जहां बात करें, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन के पीछे लगता था कि ये वास्तव में स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है या वास्तव में एक बाजारों की होड़ चल रही है जो एक दूसरे ढंग से सामने आ गई है। तो इस कगार पर हमको छोड़ा 2021 शुरू होते होते, और आपने देखा कि जैसे ही 2021 ने कदम रखा उसके पहले ही दो चीजें और हो गई। एक तरफ तो तीन चीजें मैं कहूँगा, तीन प्रमुख घटनाएं हुई। एक तरफ बाइडेन यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेसिडेंट बनकर के अब आ रहे हैं, उनका भी जो है अभिषेक होना है कुछ ही दिनों में। दूसरा हमने देखा कि चीन और यूरोप के बीच में साल खत्म होते होते एक बड़ा भारी इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हो गया। एक बड़ा भारी इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हो गया जिस पर दस्तखत होंगे जब यूरोपियन पार्लियामेंट को रेटिफाई करेगी। विवाद है कि रेटिफाई होगा कि नहीं होगा, लेकिन अपने आप में एक बड़ा कदम था। तीसरा जो ब्रेक्सिट, आगे पीछे कभी 2 कदम आगे कभी 4 कदम पीछे चल रहा था, ब्रेक्सिट में भी 1 जनवरी आते आते बिल्कुल सुई की नोक पर ब्रेक्सिट पर दस्तखत हो गए और एक नई दुनिया खड़ी हो गई। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 2021 आते आते न सिर्फ कोविड के पीछे, कोविड के बैकग्राउंड में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका लंबा प्रभाव इस शताब्दी पर पड़ने वाला है। जी, तो जिन मुख्य घटनाओं की आपने बात की उसको एक एक करके अगर इन बड़ी घटनाओं को देखें तो दिलचस्प होगा कि किस तरह से असर इसका दिखाई देगा दुनिया में। जैसे आपने यूरोपियन यूनियन और चीन के बीच जिस के साथ आने की जो बात की है, हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन और चीन जो अब साथ आ रहे हैं, वो अगर हम चाइना, माफ कीजिएगा, चाइना और अमेरिका का जो साथ आना था उसको देखें तो उससे कैसे भिन्न होगा। वो एक व्यापारिक सौदा ज्यादा था, यहाँ पर जो ये साथ आना है, क्या ये मल्टीलैटरलिज्म के तौर पे देखा जाए मजबूत होते हुए, या एक बायलैटरल इन दोनों के बीच में ये समझौता है, और इसका क्या असर होगा भारत पर भी, इनके जो रिश्ते ईयू या चीन के साथ हैं। नगमा जी, वास्तव में ये भी एक जो हम पिछले वर्ष जो घटनाक्रम देखते आ रहे हैं उसी का एक हिस्सा भर है। कोविड के चलते 2-3 चीजें हुई हैं। कोविड के चलते जो सबसे बड़ी घटना हुई है, जो सबसे बड़ा प्रभाव रहा है, वो ये रहा है कि ग्लोबल जीडीपी, जैसा आपने शुरू में कहा था, उसको बहुत भारी झटका लगा है। ग्लोबल जीडीपी कहाँ पहुंचेगा आज कोई नहीं कह सकते, कब रिकवर करेगा कोई कहता है 2021, कोई कहता है कि 2019 तक का जीडीपी आने में अभी 5 साल और लगेंगे, कुछ का कहना है कि 10 साल और लगेंगे। तो ये सब अभी अटकलें हैं। लेकिन सभी देशों में, और जो सब देश आज सिर्फ अपने को देख रहे हैं, अपनी इंटरनल डायनामिक्स देख रहे हैं, अपनी इकोनॉमिक्स देख रहे हैं, सब देशों में भय व्याप्त है कि कैसे वो इस संकट से उभरेंगे। तो जो ये ईयू चाइना डील भी हुआ है, ये एक तरीके से उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि ट्रंप क्योंकि इलेक्शन हार चुके थे, चीन को एक मौका मिला कि ये लंबे समय से 7 साल से ये सौदेबाजी चल रही थी, 2013 से, तो 7 साल से सौदेबाजी चल रही थी। और अगर आप 26 दिसंबर की रिपोर्ट देखें, यूके की है, इसने भी ब्रेक्सिट साइन कर लिया, यूके बेस्ड सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, उनका मानना है कि कोविड के बाद चीन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2028 में ही बन जाएगा, जो पहले के प्रोजेक्शन से उससे 5 से 7 साल पहले है, क्योंकि वो अकेला ऐसा देश है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो आज रिकवरी के मार्ग पर सबसे पहले आगे निकल आया है। आगे उसकी गति रहती है नहीं रहती है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि चीन की अपने आप में भी कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन अभी कई देशों को लगने लगा था। और जैसा कि
प्रेसिडेंट जी हैं या ट्रंप हैं, दोनों की कार्यशैली एक सी थी। अगर उधर से प्रेसिडेंट जी धमकी देते थे, ट्रंप धमकी देते थे यूरोप को, तो उधर से जी भी देते थे। जी ने जर्मनी पर बहुत सारा प्रेशर बनाया हुआ था कि कैसे अगर जर्मनी को अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज बरकरार रखनी है, चीन का मार्केट अगर मर्सिडीज बेंज और अंजो वहाँ की बड़ी बड़ी कार, फोल्क्सवैगन वगैरह जो कार बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको अगर चीन के बाजार में रहना है, तो सबसे पहले जो वावई और टेक्नोलॉजी की लड़ाई चल रही है G5 को लेकर के, उसका जर्मनी हिस्सा नहीं बन सकता है। तो बहुत प्रेशर जर्मनी के ऊपर भी था जी। ये जो सौदेबाजी चल रही है, जैसे मैंने कहा कि एक तरफ एक सामरिक एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन की बात होती थी कि चीन का वैल्यू सिस्टम बिल्कुल अलग है, इससे हम बात नहीं करनी चाहिए, ये डेमोक्रेसी नहीं है, हांगकांग में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, उइगर में देखिए चीन क्या, सिंजियांग में क्या उइगरों के साथ किया जा रहा है। एक तरफ ये बातें होती थी। दूसरी तरफ जहां ट्रेड की बात होती थी, जहां पर कॉमर्स की बात होती थी, वहां लगता था कि नहीं, अगर चीन कोविड के बाद खास तौर पर लगने लगा कि अगर चीन ही पहला देश है जो उभर कर आगे आने वाला है, तो भूखे पेट ना हुई भजन गोपाला, ले तेरी कंठी ले तेरी माला, ये सब डेमोक्रेसी वगैरह सब ठीक है, लेकिन हमें तो अपने देश को इससे आगे उबारना है। तो कैसे किसी ऐसी शक्ति के साथ टैप किया जाए जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को भी फायदा मिले। तो एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि ट्रंप के जाते जाते बाइडेन के आने से पहले, इसके पहले कि बाइडेन आए, ईयू और चाइना के बीच में ट्रेड डील हो गई। फायदा एक तरफ से चीन को भी इसमें देखा, चीन को डिप्लोमेटिक फायदा इसमें दिखा, और यूरोप को एक मौका मिला एक तरह से अपनी इंडिपेंडेंस दिखाने का कि हम देखो, हम अपना रास्ता खुद तय करेंगे। बहुत हो गया कि अमेरिका की छत्र छाया में हमने जी करके देख लिया, अमेरिका कंसिस्टेंट नहीं है, अमेरिका की पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं है। हो सकता है 2024 में अमेरिकी जनता किसको फिर से चुन करके लाए और फिर हमें भुगतना पड़े एक तरीके से फिर वही जिस प्रकार से बाजारू सौदेपन हो रहा था अमेरिका और यूरोप के बीच में। तो जहां ट्रेड कंपटीशन का सवाल है, एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है जिसमें कहा जाता है कि जितनी डेमोक्रेसीज हैं एक तरीके से सोचती हैं, रूल्स बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए। दूसरी तरफ ट्रेड कंपटीशन है जिसमें प्रतिद्वंदिता ना सिर्फ चीन और अमेरिका की है, चीन और यूरोप की है, बल्कि अमेरिका और यूरोप की भी है, अन्य देशों के भी आपस में है। तो ये जो एक ट्रेड कंपटीशन वर्सेस स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का जो लगातार निरंतर झगड़ा चलता आ रहा है, और यूरोप को लगने लगा था कि जो फेज 1 ट्रेड डील हुआ है, बार बार यूरोप की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि हमने जो ये इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की है, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि अमेरिका ऑलरेडी अग्री कर चुका ना अग्री कर चुका हो चीन के साथ अपने फेज 1 ट्रेड एग्रीमेंट में। वहां भी पेटेंट्स की बात हो रही है, वहां भी प्रोटेक्शन की बात हो रही है, चीन कैसे कैसे अपनी इकोनॉमी को ओपन करेगा। तो हमने कौन सी नई चीज कर ली जो अमेरिका ने नहीं की थी। तो एक तरीके से ये एक पोजीशनिंग यूरोप ने किया बाइडेन के आने के पहले कि यहां हमें चीन के साथ, यहां आप हो चीन के साथ, चलिए अब आकर के बात करते हैं। जी, और जिस ब्रेक्सिट डील की बात हम कर रहे हैं उसका भी व्यापक असर पड़ने वाला है यूरोपियन यूनियन और यूके, जो ये साल के जाते जाते आखिरकार ये डील हुई, और उसका आने वाले सालों में यूरोपियन यूनियन, यूके, इन तमाम जगहों पर आगे की क्या दिशा रहेगी, इस डील से किस तरह चीजें बदलती दिखाई देंगी। देखिए, ब्रेक्सिट काफी मुश्किलों के बाद ब्रेक्सिट का सौदा आया है, और एक तरीके से जो कोरोना का संकट आया वो ब्रेक्सिट डील के लिए संकट मोचन का काम करेगा। वो ऐसे क्योंकि जो कई चीजें जो ब्रेक्सिट में परेशानियां पैदा करती थी, जो इमीडिएटली ब्रेक्सिट ऐसा था कि एक गिलोटीन था कि 1 जनवरी 2021 आते आते ये सब चीजें बंद हो जाएंगी, यूरोप यूनियन के दरवाजे इंग्लैंड के लिए बंद, यूके के लिए बंद हो जाएंगे। तो उसका जो प्रभाव होता वो बहुत गहन होता अगर ये ब्रेक्सिट के लॉकडाउन, जो ये कोरोना के लॉकडाउन नहीं होते। आज स्थिति ये है कि क्योंकि लोग वैसे ही ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो हवाई जहाजों का आना जाना बंद है, बिजनेस बंद है, कई कंपनीज बंद हैं, कई तरीके का ट्रेड बंद है जिसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो जो तत्काल जो ब्रेक्सिट का असर है वो अब धीरे धीरे होगा, वो धीरे धीरे पता चलेगा। तो एक तरीके से लॉकडाउन के रहते एक थोड़ा आसान रास्ता निकल गया है कि कैसे एडजस्टमेंट्स किए जाएंगे पोस्ट ब्रेक्सिट ईयू और यूके के बीच में। तो वही मैंने कहा कि एक तरीके से ये जो कोविड के लॉकडाउन हैं एक तरह से इस
संकट के लिए संकट मोचन का काम कर रहे हैं। और यूरोप और यूके के बीच में जो नई रिलेशनशिप अब बनेगी और जो इस डील के साथ साइन हुई है, उसको जमाने में अब कुछ समय दोनों पक्षों को मिल जाता है जी। तत्काल असर तो ये होगा कि अब यूके जो है अपने अलग अलग ट्रेड डील्स करेगा, अपने अलग अलग ट्रीटीज करेगा, अपने अलग अलग अरेंजमेंट करेगा। तो यूरोप का जो यूके का मानना है कि पहले से बोरिस जॉनसन कहते रहे हैं कि यहाँ तक कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ का फिर से उदय होगा। जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं, तो भारत के लिए उस मायने में अच्छा है, भारत कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। हाँ। तो वहीं आप देखेंगे कि यूके चीन के बीच में नए ढंग से रिश्ते तय हो सकते हैं कि किस पक्ष की तरफ, क्योंकि ये जो ट्रेड डील जो अग्रीमेंट हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट वाला अग्रीमेंट, वो यूरोप और चीन के बीच में है, यूके और चीन के बीच में नहीं है। एक अलग निगोशिएशन अगर होने हैं यूके के साथ, तो वो अलग चलेंगे। तो यूके की जो पैठ है, यूके पहले एक हिस्सा बन जाता था यूरोप का इन सारी ट्रेड की बातों में, एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में। यूके का यह रास्ता अब थोड़ा भिन्न होगा। तो देखिए इसका क्या असर होता है। यूके की अपनी परेशानियां हैं। यूके की परेशानियां ये हैं कि ब्रेक्सिट डील के अंतर्गत उनके सर्विसेज सेक्टर को कई लोगों का मानना है कि काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा यूरोप में बिजनेस करने से। भारतीय कंपनियां जिन्होंने काफी बड़े बड़े निवेश किए हुए हैं यूके में मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे टाटाज ने किए हैं, उनको उनकी मैन्युफैक्चरिंग में प्रभाव, जो उनका प्रोडक्शन है उनको उसको यूरोप में बेचने में डेफिनेटली प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि टैरिफ्स लग सकते हैं, कई चीजें होंगी। तो कई सारे इसके पहलू हैं जिनको समझने में दोनों पक्षों को अभी ये सारे पहलू ना यूके के समझ में आए हैं, ना यूरोप के समझ में आए हैं। समय रहते कोरोना के लॉकडाउन के चलते धीरे धीरे इन्हें समझने का, इनको स्मूदन करने का, इन पर इस्त्री फेरने का टाइम थोड़ा मिल गया है। तो यही आज ब्रेक्सिट की स्थिति है। जी, सही कह रहे हैं कि जैसे उनको वक्त भी मिल गया है अभी कोरोना की लॉकडाउन की वजह से। इंग्लैंड में एक दफा फिर से कंप्लीट लॉकडाउन है। जिस तरह की डील यूरोपियन यूनियन और चीन के बीच हुई, एंजेला मर्केल ने एक तरह से यूएस को नजरअंदाज करते हुए वो आगे बढ़ी इस रास्ते पर। तो ये कई संकेत आने वाले सालों के लिए देते हैं। दो और अहम बातें जो हमने शुरू में कही थी, एक तो ये कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के नेतृत्व में जो एक बहुत ही आक्रामक चीन का उभार रहा, वो इस पिछले साल में कोरोना के दौरान और तेजी से उभरता हुआ देखा गया। और दुनिया में की जो दशा होगी, जो उसकी विदेश नीति चीन की रह रही है, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहा है, उससे बहुत हद तक तय होगा। और लोगों को इंतजार इस बात का है कि बाइडेन प्रशासन जो होगा उसकी अपनी विदेश नीति कैसी रहेगी, एक ऐसे समय में जब अमेरिका के नेतृत्व के लिए बहुत लोग उसकी ओर नजर लगाए हुए हैं। वो एक तरह से नदारद सी दिखाई देती है। तो इंतजार है बाइडेन का, और इधर ये आक्रामकता चीन की बढ़ती चली जा रही है। ये कैसे प्ले आउट होते हुए दिखाई देगा? देखिए, बाइडेन का जो सबसे बड़ी चुनौती बाइडेन के लिए है, वो ये रहेगी कि कैसे एक विभाजित अमेरिका को फिर से जोड़ा जाए। एक अमेरिका जो इतना विभाजित हो चुका है, जिसमें किसी को भी अपनी सरकार, अपने इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा नहीं रहा है, उस अमेरिका को वापस कैसे जोड़ा जाए। तो एक तरीके से एक राहु की छाया का ग्रहण जो लग चुका था कि, और अमेरिका के ऊपर भी लग चुका था ये राहु की छाया, कि अमेरिका एक रिलायबल पार्टनर नहीं है। ये जो है एक ग्लोबल लीडरशिप का जहां तक सवाल है, अमेरिका ग्लोबल लीडरशिप लेने में बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं है। तो कैसे अमेरिका फिर से अपने एलाइज को, और खासतौर यूरोपियन एलाइज को, जापान को, अन्य देशों को जो उसके कई दशकों से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसके साथ खड़े हुए थे, तो उनको कैसे वापस फिर से कन्विंस करे कि अमेरिका में जो ये बदलाव वो ला रहे हैं या लाएंगे, वो स्थिर रहेगा। देखिए, ट्रंप वास्तव में लक्षण मात्र थे, ट्रंप कारण नहीं थे जो अमेरिका का रुख रहा। अगर ट्रंप नहीं होता तो कोई और होता। ऐसा नहीं कि ट्रंप कलेशी थे, ये इससे बड़े वो देश और काल के कलेश थे जिन्होंने ट्रंप के हाथ सत्ता सौंपी, और वो कलेश अमेरिका से गए नहीं हैं। वो कलेश आज भी अमेरिका का हिस्सा हैं। और जब तक सामाजिक और आर्थिक कलेश जो अमेरिका में पैदा हो चुके हैं, जिनकी वजह से ट्रंप का उदय हुआ, और जिनकी वजह से ट्रंप आज भी कहते हैं कि उनका पक्ष ज्यादा मजबूत है, ये मत भूलिए कि ट्रंप काफी सारे वोट से जीते हैं। आज भी अगर रिपब्लिकन्स
ट्रंप के जो भी वो कह रहे हैं कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, सारे रिपब्लिकन्स आकर के बनिस्बत इसके कि सारे जो कोर्ट्स हैं, जो उनके ट्रंप द्वारा अपॉइंटेड जजेस हैं, वो भी ये मानने को तैयार नहीं कि ट्रंप के साथ नाइंसाफी हुई है। लेकिन कोई रिपब्लिकन आगे आकर के नहीं कहता है, इसलिए नहीं कहता है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो ऐसा कहेगा उसको वोट नहीं मिलेंगे। ट्रंप के इतने सारे सपोर्टर्स आज भी हैं। तो ये जो सामाजिक और आर्थिक कलेश अमेरिका वजह हैं जिनकी वजह से ट्रंप आगे आए। तो जब तक उन मूलभूत समस्याओं का समाधान अमेरिका में नहीं होगा, तब तक ये कलेश जारी रहेंगे। और ये सबसे बड़ा चैलेंज बाइडेन के सामने आज भी मौजूद है। तो अंततः देखिए, इलाज लक्षण का नहीं, संक्रमण का होना है। कोरोना के बारे में भी हम जानते हैं। तो वैसी ही स्थिति आज समझ लीजिए अमेरिका की है, और बाइडेन का यही सबसे बड़ा एक अपोजिशन जो चैलेंज हो रहेगा, चुनौती रहेगी। इसी वजह से बाइडेन चाहे अनचाहे उनको अमेरिका की जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। जो एक हेल्थ क्राइसिस है, अमेरिका का हेल्थ स्ट्रक्चर है, इन सब चीजों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी होता जाएगा। तो अमेरिका ऐसा नहीं कि एकदम आउटवर्ड लुकिंग हो जाएगा, अमेरिका को विवश होकर के इनवर्ड लुकिंग होना पड़ेगा। और यहीं पर जो है चीन जो है अपनी एक अपॉर्चुनिटी देखता है। तो जो आप जी का एक स्वरूप देख रहे हैं, जो ये सब कर रहे हैं, एक तरीके से एक तरफ तो धमकियां दे रहे हैं, लद्दाख में उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया, साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हांगकांग में आपने रुख उनका देखा, सिंचैंग में उनका रुख देख रहे हैं, अपनी जनता के प्रति उनका रुख देखते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो बड़ा स्ट्रेटेजिक गेम है, उसमें वो सोचते हैं कि एक बिसात फैली मिली है, इस पर क्यों ना पांव पसारे जाएं। तो दूसरी तरफ वो आरसेप की उन्होंने एक संधि कर ली, ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, ईयू और यूरोप के साथ, ईयू के साथ उन्होंने एक समझौता इधर किया। तो दोनों तरफ से वो सोच रहे हैं कि एक सामरिक मौका है, क्या इस सामरिक मौके का फायदा उठाया जा सकता है? ये समय बताएगा, क्योंकि चीन की अंदरूनी आपसी जो अंदर की कलह है, चीन की जो अंदर की अपने आप की समस्याएं, वो अपने आप में काफी विकराल हैं। उन पर विजय कैसे जी पा सकते हैं, वो उनके लिए एक बड़ी समस्या है। तो देखिए आगे क्या होता है। जी, जैसा आपने कहा कि चीन के सामने एक बिसात फैली हुई है और उसका फायदा उठाने से वो क्यों चूके, उसको लग रहा है ये मौका है और उस पर पांव फैला सकता है। और जो बाइडेन एक ऐसे समय में सत्ता संभालेंगे जिस समय अमेरिका के अंदर उनके समाज में बहुत टूट फूट है और जो उसके मूल वैल्यूज रहे हैं वो ही इस समय उसी में दरारें पड़ी हुई हैं। तो ये बड़ी चुनौतियां अमेरिका के सामने है, जब पूरी दुनिया में अमेरिका के लीडरशिप की एक तरह से मांग है, पर वो लीडरशिप जो है वो चीन के सामने कह सकते हैं उनकी तश्तरी में आगे बिछी हुई मिली है। तो चीन इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। इन तमाम चीजों पर असर पड़ेगा। आने वाले जो साल हैं वो इसी से शेप होंगे। तो आज के इस पहले एपिसोड में इंडियाज वर्ल्ड के इतना ही। आगे हम और विस्तार में जैसे जैसे घटनाएं होती रहती हैं, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।